बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम को डेराइव करेंगे और उसके लिए आपको एक फंडामेंटल टॉपिक जो आपने 11th फर्स्ट चैप्टर में यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था अपन ने, उसको पहले एक्सप्लेन करना जरूरी है। आइए बोर्ड पर। तो आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको आप 3D एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 11 में पढ़ा था पहली बार। तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैंने एक कोन बना लिया, चना जोर गरम जैसा, पॉपकॉर्न मिलते हैं कोन, दिस कोन, ये हो गया, ये कोन आपके पास, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंगल जैसा दिख रहा है आपको, देखो ये, ठीक है। यही है 3D एंगल। जो आपको एंगल दिख रहा है वही 3D एंगल है। तो 3D क्या होता है, 2D क्या होता है? ये वो एंगल है जो आज तक अपन लोग 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के अंदर खूब पढ़े हैं, ठीक है। ज्योमेट्री दो तरह की होती है, 2D एंड 3D। जिसको आप ज़्यादातर पढ़ते आए हो 6th क्लास से लेके, वो 2D ज्योमेट्री थी, जिसके अंदर आप कुछ भी था वो आप प्लेन पे ड्रॉ करते थे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्कल, सब कुछ एक प्लेन पे ड्रॉ करते थे, प्लेन पे, पेपर पे। अभी बात कर रहे हैं अपन लोग 3D की। जब 3D की बात, 3D वर्ड जो आता है तो मतलब अपने माइंड में क्या आता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कोन, पिरामिड, स्फेयर, सिलेंडर, ठीक है, क्यूबॉइड, ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। उभरा हुआ, 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब है उभरा हुआ, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ और डेप्थ और हाइट तीनों हों। दिस इज कॉल्ड 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D वर्ड जो है, इसका माइंड में आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये जो आपको एंगल जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल कौन था? ये 2D एंगल था। बीच में बात अपनी 2D एंगल था। इसको आप पढ़ चुके हो। डॉटेड लाइन का नाम क्या है? आर्क। ये रेडियस, और आर्क अपॉन रेडियस, इसको बोलते हैं अपन लोग थीटा एंगल, और आज उसको बोल रहे हैं अपन लोग 2D एंगल, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, ये नया नहीं है। इसके अंदर इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, डॉट्स। लेकिन अपन लोग ये नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ रहा हूँ 3D एंगल, ये वाला। इसके अंदर यहाँ पे आर्क की जगह 2D में, जहाँ इस जगह पर कौन था? आर्क। यहाँ पे आर्क नहीं है, एक सरफेस है जो इस कोन का बेस है। इस कोन का बेस है, ये मेरी हथेली है, ये क्या है? इस कोन का बेस है। और ये जो कोन का बेस है, इसमें शेडेड पोर्शन में शो कर रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, एक कोन दिख रहा है, कोन का बेस शेडेड कलर का है, रेड कलर का। इस बेस का एरिया ए, और एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस सरफेस की डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, 3D एंगल, ठीक है। अब और उसको मैं इस लेटर से रिप्रेजेंट करता हूं। इस लेटर का नाम क्या है? इस ग्रीक लेटर का नाम है ओमेगा, ठीक है ना। किसी और जगह आप ओम यूनिट की जगह यूज करते थे, उससे मतलब
इस ओमेगा का फॉर्मूला है, इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, यही तो पढ़ने आए हैं अपन लोग। ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। आर कौन है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द एंगल इज फॉर्म्ड। द एंगल किस जगह, किस पॉइंट पर बन रहा है? पी पर, और इस पॉइंट से सरफेस का डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये बात है। एक और डायग्राम अज्यूम करें, ठीक है, इसका यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। 2D एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन। इसका एंगल है, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। बगल में एक और डायग्राम पे जाएं, और वो क्या है बच्चों? साइड में आगे अपन लोग एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करें, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक स्मॉल सरफेस का फ्रैक्शन ले लिया, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट्स स्फेरिकल सरफेस। रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा पैच, ठीक है ना, जिस फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पैच होते हैं, उनमें से एक है ये स्मॉल है, इसलिए मैंने इसमें डी लगाया है। और आर अब क्या है? आर इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है। तो आप कहोगे कि डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया? डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपन ने सरफेस को स्फेरिकल ही क्यों लिया है? क्योंकि जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो इजी पड़ेगा, इसलिए इस बात को मैं जो बताने जा रहा हूं उसको इजी बनाने के लिए, इस डेफिनेशन के लिए सरफेस का स्फेरिकल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं जो बताना जा रहा हूँ उसको इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये एंगल कितना है, कौन सा? ये पूरा कंप्लीट स्पेस का 3D में कंप्लीट पूरे स्पेस का एंगल कितना स्टेरेडियन है। तो आप तुरंत बोलोगे क्या कि कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है? नहीं, वो 2D की बात थी। 2D और 3D को यहाँ मिक्स नहीं करें, आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो इस टॉपिक को, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पहली बार देख रहे हो, तो आप इसके बारे में डायरेक्ट बता ही नहीं सकते। अभी आपको पता पड़ेगा कितना, क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि ये टोटल एंगल कितना है। तो इसके लिए आप इस तरह से सिंबल कर देते हो। ये किस चीज का सिंबल है? द टोटल एंगल ठीक है। इसमें 1/r स्क्वायर तो आ गया कॉमन क्यों आ गया भाई? देखो, ये बहुत सारी सरफेसेस से मिलके बना हुआ है। ये जो स्फेयर है इस तरह के बहुत सारे सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन सब के लिए ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये डिस्टेंस रेडियस तो सब तरफ से सेम होती है, इसलिए सेम तो बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन डीए यानी कि इन सब का एरिया का टोटल कितना आता है? क्या जानते हो? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाइनली क्या आ गया? 4 पाई। कंक्लूड करें कि, और 4 पाई का यूनिट क्या? स्टेरेडियन। 4 पाई का यूनिट स्टेरेडियन। आप ये सोचोगे अरे ये तो 2 पाई आता था और हमको तो ये जो है सर गलत बता रहे हैं। वो 2 पाई रेडियन था 2D एंगल, और ये है 3D एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो कंक्लूड करें कि एक पॉइंट पर 3D स्पेस में टोटल एंगल कितना बनता है? 4 पाई स्टेरेडियन। इस रिजल्ट को अपन लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अपने इस डेरिवेशन में।
इस डेरिवेशन के अंदर अपन लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्री हैं अपन लोग डेरिवेशन को करने के लिए। और एक छोटी सी बात, वो क्या, और बात कर लें। अभी अभी मैंने आपको सॉलिड एंगल को डायग्राम करके डिफाइन किया था, वो एक कंपैरेटिवली इजी तरीका था, आप कह सकते हो फर्स्ट लेवल था। इसका नेक्स्ट हायर लेवल, वो सुनो क्या। ये सेम डायग्राम मैं बना रहा हूँ, पहले मैंने बनाया था ये वाला, ठीक है। अभी मैं, ये स्पेशल केस था इसलिए इजी हो गया। क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू इसका एरिया ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कंपैरेटिवली इजी है, स्पेशल केस है, ठीक है। देखो इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं क्या है, ये इस वेक्टर आर का डायरेक्शन है। कौन है आर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस सरफेस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये है आर। पोजीशन वेक्टर का मतलब डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये जो मेरी हथेली से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसको, इस सरफेस को, ब्लैक वाले सरफेस को। इस एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर मार्कर की तरफ। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। आर और ए के बीच में एंगल कितना है अभी, 0, लेकिन हमेशा 0 होना जरूरी नहीं है, ये स्पेशल केस है। यदि 0 नहीं हो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हथेली ऐसी नहीं हो तो ऐसी हो, तो इस सरफेस ऐसे टेढ़ी हो तो, यानी कि आप अब आ जाएं इस जगह पर। ध्यान से देखें, मैंने डायग्राम को कैसे बना दिया। नाउ दिस इज नॉट ए स्पेशल केस, ठीक है, दिस इज नॉट ए स्पेशल केस। और अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये तो पक्का सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। इस एरो का लॉजिक क्या है, डायरेक्शन का लॉजिक, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आर तो पहले की जैसा ही है, दिस इज डिस्टेंस वेक्टर आर, और आर और थीटा के बीच में, आर की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा। नाउ इट इज परफेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा, ये फाइनल फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, ठीक है। तो वो अगेन अपन लोग कह रहे हैं कि इतने स्मॉल एरिया की वजह से पॉइंट पी पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। ये एंगल कितना है, स्मॉल एंगल डी ओमेगा, एक स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से। और यदि ये सरफेस एरिया स्मॉल नहीं होकर के और काफ़ी बड़ा होता, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसका शेप कैसा हो, स्फेरिकल होना ज़रूरी नहीं है। और फिर ऑब्वियसली इस पॉइंट का उस स्फेयर का सेंटर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन आएगा। इट इज़ irrespective of the shape of the closed surface। फाइनली बोलें कि एक क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन एंगल सबटेंड करता है। कौन सा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस।
ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है। ये जो मैंने इंटीग्रेशन किस चीज़ का सिंबल है? टोटल सम, ठीक है ना। ये जो स्मॉल स्मॉल पैचेज हैं, इनके जो एंगल्स हैं, ये जो छोटे छोटे एंगल्स हैं, डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, सारे डी ओमेगा को सम कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इंटीग्रेशन का मतलब सम। लेकिन इफ द सम इज बीइंग डन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, देन इट इज सिंबलाइज्ड एज द सर्कल। तो बच्चों ये बात, ठीक है। एक क्लोज सरफेस अपने अंदर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? टोटल पूरा चारों तरफ से 4 पाई स्टेरेडियन। ये वाली बात को अपन लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में। आई मीन आपको ये सब एग्जाम के अंदर समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो ये वाला टॉपिक है रेयर टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। रेयरली एग्जाम में आता है ये, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक और भी हैं एग्जाम में आने लायक है। तो अपन लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। अब अपन लोग वेट नहीं करवाऊंगा मैं, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करें। एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया आपने, ठीक है। मैं हमेशा कहा करता हूँ डायग्राम को आप बनते हुए देखा करो। यदि आपको रेडीमेड डायग्राम मिल भी जाए तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको बनते हुए देखो। बनते हुए देख, आप समझते हो ना, खाना बनते हुए देखने में समझ में आता है, सीख पाते हैं, या बना बनाया सीधी डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ खाना देख करके बता सकते हो कि कैसे बनाया होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप किसी भी एक्शन को होते हुए देखें, है ना, इंस्टेड ऑफ द फाइनल इमेज। ये पॉइंट चार्ज है, सपोज क्यू पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट है इसके पास P, ठीक है। पॉइंट P से पास होता हुआ एक क्लोज सरफेस, कैसे भी शेप का है, शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी इरेगुलर पर है, कैसा? क्लोज्ड। इट हैव टू बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी ए क्लोज सरफेस, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? कैसे, क्या लॉजिक है आप जान, और ये कितना डिस्टेंस R है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस एरो का लॉजिक क्या है? अवे, बहुत पुरानी बात पड़ गई, ठीक है, ओके। इस जगह पे मैंने इस जगह पर मैंने एक सरफेस बना लिया। ये जो शेडेड एक फ्रैक्शन है, इस क्लोज सरफेस का फ्रैक्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं रेड कलर का, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आप कहते हो कि एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसका एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग? डी क्यों लगा रहा हूं? फ्रैक्शन का है। ये एरिया का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल थीटा। ऐसे करके और बहुत सारे इसमें फ्रैक्शंस होंगे, उनको आप डायग्राम में शो नहीं करेंगे, है ना, बस ऐसे आपके तसल्ली के लिए बता रहा हूं। ये इनके एरिया का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे करके पूरे ओवर द सरफेस ऐसे कुछ करके होगा, ओके। आपने क्या किया? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये कुछ रह गया, हाँ, कॉस लगाना रह गया, ये लो, या तो एरो लगा दो, डॉट प्रोडक्ट शो कर दो, या फिर, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फ्लक्स है?
केवल इस सरफेस में से पास हो रहा है जो, क्या बोलूंगा मैं उसको, डी। इसको क्या बोलेंगे, डी फाई। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्मॉल सरफेस हुज एरिया इज डी ए। ठीक है, पूरे सरफेस में से पास होने वाले फ्लक्स को आप क्या करेंगे, दिस फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द होल क्लोज सरफेस। ये सिंबल किसका है, क्लोज सरफेस का। ये सिंबल किसका है, कंप्लीट सरफेस का। ठीक है ना, होल सरफेस के लिए फ्लक्स पास ऐसे करके, कंप्लीट सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, और वो सरफेस क्लोज्ड है तो अपने सिंबल लगाया है, इसका सर्कल बना दिया क्लोज के लिए। ठीक है, इसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर में जा कर के देख लो। ठीक है ना, के क्या होता है, 1/4 के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, 4 आर स्क्वायर, इन सबको यहां इकट्ठा करके रख लो। इसको अपन लोग रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो Q and 4 and पाई एंड एप्सिलॉन ये बाहर आ गए, कांस्टेंट होते हैं। आप जानते हो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट क्वांटिटीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, एक्चुअली वो उसको बोलते हैं कॉमन आ जाती है, कॉमन आना बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लोग अंदर कौन बच गए, जो नॉन कॉमन थे, जो वेरिएबल थे, जो डिफरेंट हो सकते थे। आप समझते हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। आर भी वेरिएबल है, थीटा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकता है। ओके, और ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके एरिया भी अलग अलग छोटे बड़े हो सकते हैं। ये इसको क्या बोला अपने इस लेक्चर के इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, इसी को तो जनरेट किया था। क्या आया था, इस राउंड का वैल्यू कितना आया था, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। फाइनली क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। और यही तो है गॉस लॉ। ठीक है ना, फाई इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। यही है गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।